हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। यू कैन प्लीज, आप अगर हमें अप्रिशिएट करेंगे इट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। एंड वी प्रॉमिस कि अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा ऑन द नेक्स्ट पार्ट रिलेटेड टू द फर्दर थिंग्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्लीज प्लीज वी रिक्वेस्ट यू कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अपने दोस्तों को बोले शेयर करने के लिए, पुट इट ऑन द ग्रुप्स एंड एवरीवेयर एंड आस्क पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि हमें बताता है अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस। पर हमें ये डिस्कस करना क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 14 को और 15 को। सेक्शन 14 में क्या लिखा था, हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि बाय द फ्री कंसेंट, फ्री विल ऑफ द पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड टू मेक इट फाइनली अ कॉन्ट्रैक्ट। हम फ्री कंसेंट का डेफिनेशन ढूंढने निकले। सेक्शन 10 से ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे सेक्शन 14 में, जहां पे हमें फ्री कंसेंट का डेफिनेशन मिला। उसने हमें 5-6 चीजें बताई कि यार ये चीजें होंगी ना तब उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसमें से जो दूसरा पॉइंट था, यहाँ मैंने सारे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने जो काम के थे, जो काम की चीजें हमारे लिए इस वीडियो के लिए मैंने बस वही लिखी है। आपको डिटेल में अगर सब कुछ जानना है तो आप जरूर देखिए पिछला वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट किया गया हो तो वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। और क्या लिखा हुआ था उसमें फर्दर की अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16। अब हम चलते हैं सेक्शन 16 में, देखते हैं कि क्या डिफाइन किया गया है, क्या बोला क्या गया है, कि क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सेक्शन 16 डिफाइन करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को। क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला, एक रिलेशन सबसिस्ट करना चाहिए बिटवीन दी पार्टीज, ठीक है। और रिलेशन इस तरह का रिलेशन सबसिस्ट करना चाहिए कि जहां पे एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन पर, ठीक है। मतलब एक पार्टी के दूसरी पार्टी वो उसके ऊपर के पोस्ट पे होनी चाहिए, एक डोमिनेंट, उसको डोमिनेट कर सकती है, ठीक है। और वो जो डोमिनेट कर सकता है वो उस पोजीशन का फायदा उठा रहा है, फायदा उठा रहा है ताकि उसको गलत तरीके का फायदा मिल सके, एक अनफेयर एडवांटेज मिल सके। वो जो उस पोजीशन पर है उस पोजीशन का वो फायदा उठा रहा है एक गलत फायदा पाने के लिए। अब वो पोजीशंस, ठीक है, हमने एसेंशियल्स की बात की अभी जस्ट, आपने को मैंने भी जस्ट बताया कि पहला चीज क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में। ऐसा रिलेशन जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी की डोमिनेट कर सके विल को, उसकी चाहत को, उसकी चीजों को डोमिनेट कर सके। और दूसरा चीज, जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है वो यूज करे उस अनफेयर एडवांटेज को, उस अनफेयर एडवांटेज को कॉन्ट्रैक्ट में अपने यूज कर ले। अब ये हमने पढ़ा कि इसका क्लॉज 1 क्या कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, क्लॉज 2 भी है, ठीक है। अब हमने जनरली समझ लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है, ठीक है, हमने जनरली समझ लिया, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है वो डोमिनेटिंग पोजीशन, ठीक है, क्या कैसे होंगी चीजें, हम वो आगे आगे क्लॉसेस में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 16 का क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेड्यूजेस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब बस इस चीज के लिए, ठीक है, इन पर्टिकुलर बात की जा रही है। a person is deemed to be in a position to dominate the will of the other। अब हमें ये पार्ट बता रहा है 16 क्लॉज 2 में बता रहा है कि कब एक पर्सन डोमिनेट कर सकता है दूसरे की विल, ठीक है, ठीक है। अब वो ये बता रहा है, ए क्या कह रहा है 16(2)(a), वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ द अदर, ठीक है। 16(a) क्या कह रहा है? वेयर ही होल्ड्स, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके सीखते चलते हैं। वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी क्या हो सकती है? आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका बॉस फॉर श्योर आपसे एक रियल अथॉरिटी में है, आपसे ऊपर की पोस्ट पर है,
तो वो एक डोमिनेंट पोजीशन पर है। आपका बॉस जो बोलेगा आप वो करोगे, क्योंकि वो आपको डोमिनेट कर सकता है, वो आपको चीजें बोल सकता है कि ऐसे करो, एक इन्फ्लुएंस उसका आएगा वहां पे। दूसरा है एपेरेंट अथॉरिटी। जरूरी नहीं है कि आपका बॉस ही हो, क्या पता आपके पापा उस कंपनी के मालिक हैं, आप उसमें अभी ऐसे एक जनरल पर्सन काम कर रहे हो, ठीक है। आप बॉस दूसरा पर्सन है जो कि पोजीशन वाइज आपसे ऊपर की पोजीशन पर है, पर वो कंपनी तो एंड में आपके पापा की है। तो एक्चुअली में देखी जाए तो वो भाई एक्चुअली में तो आप नहीं हो ऊपर के पोस्ट पे, वो पर्सन है ऊपर की पोस्ट पे, पर अगर पीछे का देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, तो आप ही डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो, क्योंकि वो पर्सन को पता है कि आपने अपने पापा चाहे कंप्लेन कर दी उसकी, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको वो काम करना पड़ेगा जो आप उसको बोलोगे, उसकी मजबूरी है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू दी अदर। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम लोग जनरली बिजनेस की जगहों पे, ऑफिस की जगहों पे वो ऐसे रिश्ते में थे। दूसरा आता है फ्यूडिशियरी रिलेशन, कि आपके पिता आपसे डोमिनेंट पोजीशन पर होंगे, आपकी माँ आपसे डोमिनेंट पोजीशन पे होंगी, ठीक है, आपका कोई बड़ा भाई है आपसे डोमिनेंट पोजीशन पर होगा। वो चीजें हो जाती है फ्यूडिशियरी रिलेशंस, कोई ऐसा कोई रिश्ता ऐसा है जिसकी वजह से ऊपर की पोस्ट उसको मिल सकती है, डोमिनेट कर सकता है वो आपके विल को, ठीक है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है उस तरीके से। अब 16(2)(b क्या कह रहा है, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness और mental और bodily distress। कोई ऐसी बीमारी है उसको, उसकी मेंटल कैपेसिटी किसी भी रीजन से, यही ये 4 रीजन में से किसी भी एक रीजन से, या तो एज है, भाई बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, अब एक बहुत बूढ़ा आदमी है, उसको जवान आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि भाई तुम मेरे लिए ये लेते आओ वो लेते आओ, जनरल सी बात है, वो जवान आदमी उस चीज का फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता है वो सारे काम, ठीक है। इलनेस हो सकती है, कोई बीमारी है, भाई बेड पे मैं लेटा हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं उठ सकता हूँ, मैं दूसरे इंसान से बोला जाके 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, जाके 5 रुपए की दवाई लेते हो बाहर से, वो इंसान बोलेगा नहीं मैं तभी लेके आऊंगा जब तुम मेरे को 100 रुपए दोगे उसके, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। इलिस्ट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन A, B एंड D, ये 16(2) में फिट बैठते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताया, ए इलिस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है, ए हैविंग एन एडवांस मनी ऑफ ए सन बी, मतलब ए जो है वो फादर है, बी उसका बेटा है, ठीक है। अब उसने अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस लगाया, एक बॉन्ड साइन करवाया अपने बेटे से, और ज्यादा पैसे का बॉन्ड साइन कर, लेकिन ज्यादा पैसे दो, ठीक है। इसका तो मतलब क्या हुआ, वो क्योंकि वो उसका पिता था, वो डोमिनेट कर सकता था उसके विल को, उसने डोमिनेट किया और उसने उसका गलत फायदा उठाया, ठीक है। दूसरा बी क्या कह रहा है, ए एन एम्फेबिल्ड बाय डिजीज और एज, ठीक है, बूढ़ा आदमी है, उसको बीमारी है, ठीक है। अब दूसरे एक डॉक्टर मेडिकल अटेंडेंट के पास में वो जा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है भाई मैं इलाज तभी करूंगा तुम मेरे को इतना पैसा दोगे, और वो पैसा बहुत ही अनरीजनेबल सम है, कुछ ऐसा मांग लिया कि भाई जितना अगर 100 रुपए लगने थे तो 1000 रुपए मांग रहा है, पर बेचारा वो मजबूर है, ए मजबूर है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो दे रहा है मजबूरी में पैसे, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगेन। तीसरा एग्जाम्पल हमें एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है, ए अप्लाइज टू अ बैंक कर फॉर लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट में बहुत तंगी चल रही है, मनी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वो डिक्लाइन कर दे रहा है आपकी लोन रिक्वेस्ट और बोल रहा है कि यार इतने पे नहीं, अगर तुम इतना दोगे इंटरेस्ट तभी मैं तुम्हारी एक्सेप्ट करूंगा, वो एक्सेप्ट कर लिया। पर यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, इसको ऑर्डिनरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उसने उसको बोला नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, ए के पास में ऑप्शन था कि वो कहीं और भी जा सकता था, ऐसा नहीं था कि यही इकलौती बैंक है दुनिया में यही से लोन मिलेगा, वो कहीं भी जा सकता था, पर उसने फिर भी यहाँ पे क्या, उसने वो एक्सेप्ट किए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये नहीं माना जा सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको जैसे चीजें बताई थी, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, जब पहला रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो, मैंने बता दिया क्या होती है, स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन। और तीसरा कि भाई कुछ ही ऐसे इंसान ने जो कि एज की वजह से, इलनेस की वजह से बीमार पड़ा हुआ है। अब आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की बात में, 16(3) आपको डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, ठीक है, वेयर द पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कोई पर्सन था, मैं अपने बॉस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट देखने में ही लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं लग रहा है, बहुत अटपटा लग रहा है। अगर वो देख करके अटपटा लग रहा है, प्राइम फेसाई अटपटा लग रहा है, तो
बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल केसेस में जो भी पर्सन कोर्ट को अप्रोच करता है बर्डन प्रूफ उस पे होता है, पर 16(3) ये बोलता है कि नहीं, अगर ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं लग रहा है हमें, तो बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्पोंडेंट पे होगा, ठीक है, पिटिशनर पे नहीं होगा, रेस्पोंडेंट पे होगा। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया है, ठीक है। इसके लिए ये वाला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन सी, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी, भाई ए कर्ज में डूबा हुआ था बी के, बी मनी लेंडर था, ठीक है। अब भाई उन्होंने एक फ्रेश लोन का एग्रीमेंट साइन किया। अब वो टर्म्स ना बहुत अटपटे थे, बहुत ही अजीबो गरीब टर्म्स थे, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ही अजीब गरीब टर्म्स में थे, बी एक डोमिनेंट पोजीशन पे था, बी एक मनी लेंडर था, ए उसके कर्ज में डूबा हुआ था, तो पूरा का भले ए पहुंचा है कोर्ट में, पर पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ का बर्डन होगा बी के ऊपर। बी को दिखाना होगा कि नहीं उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इफेक्ट क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। एज पर सेक्शन 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब भी ये डिक्लेयर हो जाए कि कोई भी कंसेंट जो भी है किसी भी एग्रीमेंट में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब उस केस में जिस पर्सन की विल को डोमिनेट करके लिया गया था, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लीमेंट किया गया था, वो पर्सन से पूछा जाएगा क्या आप आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। अगर उसने बोल दिया हाँ मैं करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू होगा। उसने बोल दिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे खत्म हो जाएगा, उसको राइट टू इलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है सेक्शन 15 जो हमने पिछली वीडियो में देखा था और इसमें से एंड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन में डिफरेंस क्या आ जाता है। डिफरेंस ये हो जाता है कोर्जन में एक अमाउंट आपको फोर्स यूज करनी है, ठीक है, बॉडीली फोर्स कुछ ऐसी यूज करनी है, जरूरी नहीं है आप एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में या फिर पेरेंट अथॉरिटी में हो दूसरे पर्सन के साथ में, ऐसा ऐसा कुछ भी कोर्जन में जरूरी नहीं है। आप रैंडम पर्सन हो सकते हो आके उसके साथ कोर्जन कर सकते हो, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के केसेस में आपको बॉडीली फोर्स ये सब नहीं यूज करना होता है, आप इमोशनल फोर्स यूज करते हो, ठीक है। आप इमोशनली चीजें देखते हो, आप इमोशनली चीजें बोलते हो और उसका फोर्स अप्लाई करते हो। जरूरी है कि दोनों लोग एक दूसरे को पहले से जान रहे हैं, जरूरी है एक रिलेशन एग्जिस्ट करे, ठीक है, एक पोजीशन एग्जिस्ट करे दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर हुई हो, आई होप क्लियर हुआ हो कि व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो जो कि हम बहुत जल्दी निकालेंगे विद इन 2 to 3 days, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है, व्हाट इज फ्रॉड, व्हाट इज सेक्शन 17, व्हाट इज सेक्शन 18 से आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लीव हार्ट्स इन द कमेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, ठीक है। फर्दरमोर प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फोर्स देम कि भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।